हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। स्वागत है आपका क्रैश कोर्स सीरीज में। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वन शॉट में। पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कंप्लीट करेंगे विद क्वेश्चंस। क्लियर है? बहुत ध्यान से नोट्स बनाइएगा। छोटी से छोटी चीज भी मैं आपको बताऊंगा, आपको नोट करना है और मेरे साथ साथ याद करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पहला क्वेश्चन लिखेंगे हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ब्रैकेट में लिखो V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे लिखेंगे हम? V से। 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो इसकी डेफिनेशन। एक हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। एक क्या लेंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। उसको हम चलाएंगे इन्फिनिटी से। उसको हम कहाँ से चलाएंगे? इन्फिनिटी से। और कहाँ तक लाएंगे? किसी एक पॉइंट तक लाएंगे। एक हम क्या लेंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। उसको कहाँ से चलाएंगे? इन्फिनिटी से चलाएंगे। और कहाँ तक चलाएंगे? किसी एक पॉइंट तक चलाएंगे। इस पूरे प्रोसेस में जो भी वर्क होगा, जो भी काम होगा, वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या लेना है हमें? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना है। उसे कहाँ से चलाना है? इन्फिनिटी से चलाना है। कहाँ तक चलाना है? किसी एक पॉइंट तक चलाना है। इस प्रक्रिया में जो भी वर्क होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? वर्क डन इन ब्रिंगिंग। बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है, जितना बस पता होना चाहिए हमें। अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट टू दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे भी आपको पोटेंशियल निकालना है, टू दैट पॉइंट। क्या डेफिनेशन है बेटा? बोलेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो पहला फॉर्मूला आ गया। V इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज। V इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो W बाई क्यू। V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? फॉर्मूला W बाई क्यू। V इज इक्वल टू क्या आ जाता है? फॉर्मूला W बाई क्यू। एक और फॉर्मूला V का आता है जब आगे सॉल्व करते हैं तो 1/4πε0 Q बाय R। मान लो R के डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q बाय R। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था फॉर्मूला? याद करो तो 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर। तो सवाल वैसे ही बनेंगे, बस Q बाय R आएगा। R स्क्वायर अगर आपने कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी, और सिर्फ R से डिवाइड किया चार्ज को तो क्या निकल आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल आएगा। दो फॉर्मूले होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, याद कीजिए। V इक्वल टू होता है W बाई क्यू, और क्या होता है? 1/4πε0 Q बाय R। क्या फर्क है E और V में? V में केवल R आता है और E में क्या आता था? R स्क्वायर। क्लियर है? आगे लिखिए। SI यूनिट ऑफ V। V की SI यूनिट वर्क अपॉन चार्ज है तो जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, या इसी को कहते हैं वोल्ट। SI यूनिट ऑफ V इज जूल पर कूलम, या इसी को कहते हैं वोल्ट। अगला लिखो ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ V। ये होता है स्टैट वोल्ट। इंट्रोडक्शन चल रहा है पोटेंशियल का। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ V ये कहलाता है स्टैट वोल्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ B ये कहलाता है स्टैट वोल्ट। अगला है रिलेशन। रिलेशन होता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टैट वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? बोलेंगे 1/300 स्टैट वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? बोलेंगे
1/300 स्ट्रेट वोल्ट। अगला है डायमेंशंस ऑफ वी। वी क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क के क्या होते हैं? ml² t-2। चार्ज के क्या होते हैं? AT। तो यह आ जाएगा ml² t-3 a-1। क्या आ जाएगा? वर्क अपॉन चार्ज होता है पोटेंशियल, तो वर्क को क्या लिखते हैं? ml² t-2। चार्ज को क्या लिखते हैं? AT। तो ये आ गया ml² t-3 a-1। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं, बहुत ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। यानी इससे पहले हमने लेसन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उसमें हम डायरेक्शन देते थे, याद करो, कि E1 इधर आता है तो E2 इधर आता है तो E3 इधर आता है। कुल मिला के हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन देते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर डिसाइड करते थे, अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर देते थे, अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट कर देते थे, परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमेशा ऐड होगा। स्केलर हमेशा ऐड होता है। स्केलर हमेशा क्या होता है? ऐड होता है। तो इसके सवाल कंपेरेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में सिंपल बनते हैं। मान लो खूब सारे चार्ज रखें और किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो आप खूब सारे चार्ज रखें तो खूब सारा पोटेंशियल निकाल लोगे और बिना डायरेक्शन दिए सबको जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। पोटेंशियल में कुछ सोचना ही नहीं है, पोटेंशियल हमेशा जुड़ेगा जुड़ेगा जुड़ेगा। क्लियर है? तो ये कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन। पढ़ लीजिए डेफिनेशन क्या है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू W/Q या फिर 1/4πε0 Q/R। V इक्वल टू क्या है? W/Q या फिर क्या है? 1/4πε0 Q/R। ऐसा यूनिट ऑफ P क्या है? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को शॉर्ट में क्या कहते हैं? वोल्ट। दूसरी यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU कहते हैं इसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है स्टैट वोल्ट। रिलेशन क्या होता है? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टैट वोल्ट। डायमेंशंस क्या होते हैं? V के? V होता है वर्क बाय चार्ज। वर्क होता है ml² t-2, चार्ज होता है AT। तो ml² t-3 a-1। डायमेंशंस ऑफ P क्या आ गया? ml² t-3 a-1। डायमेंशंस ऑफ V क्या आ गया? ml² t-3 a-1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है। ये दिखने में एक छोटी लाइन लग रही है, लेकिन ये आपके न्यूमेरिकल्स को बहुत इजी बनाएगी, है ना। खूब सारे चार्जेस हैं तो सारे पोटेंशियल निकाल के जोड़ दो, दिमाग पे जोर डालना ही नहीं है, स्केलर्स हमेशा ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। थ्योरम लिखिए। थ्योरम लिखिए। इस थ्योरम पे काफी बार ऑब्जेक्टिव्स आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। पहले समझते हैं फिर लिखते हैं। मेरे पास n छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, n छोटी छोटी बूंदें हैं। हर बूंद का पोटेंशियल है V। हर बूंद का पोटेंशियल कितना है? V। वो सारी की सारी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही हैं। वो सारी की सारी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही हैं। तो बड़ी बूंद का पोटेंशियल होता है n की पावर 2/3 इंटू V। फिर से सुन लो क्या थ्योरम है। मेरे पास n छोटी छोटी बूंदें हैं, n। ये नंबर आपको दे देते हैं, 27 देते हैं नॉर्मली, या 64 देते हैं, जिसका 2/3 पावर निकल आए। मेरे पास n छोटी छोटी बूंदें हैं, हर बूंद का पोटेंशियल है V। वो सारी की सारी मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही हैं। तो बड़ी बूंद का पोटेंशियल होता है n की पावर 2/3 इंटू V। मैं लिख रहा हूं, 2 बार मैंने सुना दिया। इफ n आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स, if n identical droplets
each of potential V, each of potential V are combined, बहुत ध्यान से, बहुत बार पूछा जा चुका है ये फॉर्मूला, टू फॉर्म अ बैकड्रॉप are combined to form a backdrop, फॉर्मूला लगा के the electric potential of backdrop is given by, the electric potential of backdrop is given by, जल्दी से याद करेंगे, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, क्या लिखा है, if n identical droplets each of potential V are combined to form a backdrop, the electric potential of backdrop is given by V dash equals to n की पावर 2/3 इंटू V। ये डायरेक्टली आप ड्रॉपलेट्स के केस में शॉर्टकट लगा सकते हैं, इसे थ्योरम के नाम से लिखिए, क्वेश्चन नंबर है 2। बिल्कुल धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, लिखिए थ्योरम और याद कीजिए, if n identical droplets each of potential V are combined to form a backdrop, the electric potential of backdrop is given by V dash equals to n की पावर 2/3 इंटू V। जल्दी से याद करेंगे, इफ n आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स, n छोटी छोटी बूंदें हैं, हर बूंद का पोटेंशियल है V, वो सारी की सारी मिल गई, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई, तो बड़ी बूंद का पोटेंशियल होगा V डैश इक्वल्स टू n की पावर 2/3 इंटू V। बड़ी बूंद का पोटेंशियल कितना होगा, V डैश इक्वल्स टू n की पावर 2/3 इंटू V। बड़ी बूंद का पोटेंशियल कितना होगा, V डैश इक्वल्स टू, अब तक तो याद हो गया होगा, n की पावर 2/3 इंटू V। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो, टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ डायपोल, टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, थर्ड हेडिंग, on the axis of a dipole, to determine electric potential at any point on the axis of a dipole। डायपोल समझते हो, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज रहते हैं और पास पास रहते हैं, ये प्लस चार्ज रखा है, ये माइनस चार्ज रखा है। डायपोल की लेंथ को हम 2a से लिखते हैं, ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस पे कोई पॉइंट P है और P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। P पॉइंट है कहाँ, सेंटर से R के डिस्टेंस पे। P पॉइंट है कहाँ, सेंटर से R के डिस्टेंस पे है। P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इससे पहले हम P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। फॉर्मूला याद दिलाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और छोटा फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये हम कर चुके हैं, ये हम पिछले लेसन में कर चुके हैं, सिर्फ मैंने रिवाइज करवाया। एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r² माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। लेकिन इस बार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालनी, इस बार हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इस बार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालनी, इस बार हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूले, एक बार बड़ा फॉर्मूला, एक बार छोटा फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है एक्सिस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r² माइनस 2pr नहीं, p/r² माइनस a स्क्वायर, 2p/r² माइनस a स्क्वायर।
2p बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p बाय 2p cos थीटा बाय p cos थीटा बाय आर स्क्वायर होता है। p बाय आएगा q इंटू 2a की जगह हम p लिख देते हैं, p बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर q इंटू 2a की जगह p लिख देते हैं। ये है बड़ा फॉर्मूला और इसी का छोटा फॉर्मूला है 1/4 एप्सिलॉन नॉट p बाय आर स्क्वायर। जब हम किसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ए स्क्वायर को, नेग्लेक्टिंग ए स्क्वायर को लिखना भूल जाओ तो p बाय आर स्क्वायर। जल्दी याद कीजिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और या फिर छोटा फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर को लिखना भूल जाओ, p बाय आर स्क्वायर। ध्यान से कीजिए, नोट कीजिए, ये आ गया एक्सेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। याद हो गया, एक्सेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। छोटा फॉर्मूले की बात करें तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट p बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने पुराने फॉर्मूले लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो भी आपको इस स्टेज पे रिवाइज करना है। तो ये आ गया डायपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। ये आ गया डायपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। To determine electric potential at any point on the equatorial line of a dipole, हेडिंग डालिए जल्दी से। To determine electric potential at any point on the equatorial line of a dipole, to determine electric potential at any point, ये मैं थोड़ा सा करके भी दिखा दूंगा। On the equatorial line of a dipole, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये 2a का डिस्टेंस है और ये एक्सेस है। अब हमें डायपोल की एक्सेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं निकालना, डायपोल के इक्वेटर पे निकालना है, आर के डिस्टेंस पे। ये कोई पॉइंट P है, यहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है। चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ दो पोटेंशियल काम करेंगे, एक पॉजिटिव के कारण और एक नेगेटिव के कारण। ये R है, ये 2a है, आधा डिस्टेंस a हो गया। इतने ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? तो हम कैसे निकालेंगे P पॉइंट पे पोटेंशियल? एक बार प्लस चार्ज के चलते पोटेंशियल निकालेंगे, एक बार माइनस चार्ज के चलते पोटेंशियल निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ क्यों देंगे? वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं देनी पड़ती। तो प्लस क्यू चार्ज के चलते कितना पोटेंशियल होगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन, अच्छा पोटेंशियल में क्या होता है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो अगर चार्ज प्लस क्यू है तो प्लस क्यू लेना है, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं करते थे, प्लस क्यू होता था तो भी क्यू लेते थे, माइनस क्यू होता था तो भी क्यू लेते थे। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्शन दे सकते थे हम। इसमें क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है तो साइन भी लिया जाता है अपॉन ये वाला डिस्टेंस। हम प्लस क्यू चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉइंट P की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कौन सा लेंगे? ये वाला, प्लस क्यू बाय रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह से हम माइनस क्यू चार्ज के चलते पोटेंशियल निकालेंगे। हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। ये जितना डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, मैं फिगर में शो करता हूँ, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। ये डिस्टेंस अगर है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस भी उतना ही है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? ये है प्लस चार्ज के चलते पोटेंशियल, ये है माइनस चार्ज के चलते पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल कैसे निकलेगा? V1 प्लस V2। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, तो जब हम इन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये एक दूसरे को काट देंगे, तो आंसर आ जाता है 0। याद रखो,
डायपोल के इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे जीरो मिलेगा। याद रखिए, डायपोल के इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। डायपोल के इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, ये फिगर मिटा दे रहा हूँ, फिगर का कोई काम नहीं है। डायपोल के इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, याद करिए, 1/4πε0 P अपॉन r² प्लस a² की पावर 3/2, या छोटे फॉर्मूले की बात करें तो 1/4πε0 P/r³। दिख रहा है? ये डायपोल के इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। ये डायपोल के इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। ये तो पुराने फार्मूले हैं, मेन फार्मूला ये है। डायपोल के इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। याद रखिएगा, क्योंकि जीरो होता है तो एग्जाम में कई बार घुमा फिरा के आपसे पूछते हैं। डायपोल के इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। डायपोल के इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट मतलब लिया डायपोल ही है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये 2a का डिस्टेंस है, और ये एक्सिस है। तो जरूरी थोड़ी है बेटा कि पॉइंट एक्सिस या इक्वेटर पर ही रहे, पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है। तो मान लो पॉइंट r के डिस्टेंस पर है, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और थीटा के एंगल पर है। पॉइंट कहाँ पर है, जनरल पॉइंट हमने क्या माना, r के डिस्टेंस पर है और एक्सिस से थीटा का एंगल बना रहा है। अगर मैं थीटा की जगह जीरो लिख दूंगा, जो भी फॉर्मूला आएगा, तो एक्सिस वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मैं थीटा की जगह 90 लिख दूंगा तो इक्वेटर वाला फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब जो भी फॉर्मूला आने वाला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे एक्सिस और इक्वेटर दोनों फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं। उससे एक्सिस और इक्वेटर दोनों फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं। फिगर बना लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट। इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r²। 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r²। अब मुझे बताओ, इससे एक्सिस का फॉर्मूला कैसे निकलेगा। थीटा की जगह जीरो लिख दो तो cos 0 1 होता है, आ जाएगा आंसर 1/4πε0 P/r²। यही होता है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे पुराने दोनों फॉर्मूले निकाले जा सकते हैं। अब मुझे बताओ v इक्वेटर कैसे निकलेगा। थीटा की जगह 90 डिग्री रख दो, cos 90 जीरो होता है तो पूरा आंसर जीरो आ जाएगा। v इक्वेटर कैसे निकलेगा, थीटा की जगह 90 लिख दो तो cos 90 जीरो होता है तो पूरा आंसर जीरो आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट का फॉर्मूला याद रखो, 1/, इस पे 2020 में क्वेश्चन आया है नीट में जनरल पॉइंट पे, 1/4πε0 P cos थीटा बाय r²। यह फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 P cos थीटा बाय r²। 1/4πε0 P cos थीटा बाय r²। 1/4πε0 P cos थीटा बाय r²। याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, थीटा के एंगल पे। मैं पुराने फॉर्मूले भी रिवाइज कराते जा रहा हूँ। 1/4πε0 P/r³ रूट के अंदर 1 + 3 cos² थीटा। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसी जनरल पॉइंट पे। 1/4πε0 P/r³ रूट के अंदर 1 + 3 cos² थीटा। ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन है ना, अभी के फॉर्मूले ये आपको याद रखना है। किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है बेटा, बोलेंगे 1/4πε0 P cos थीटा बाय r²।
थीटा का एंगल किससे लेना है, एक्सिस से लेना है। तो तीनों चीज़ें हो गई, डायपोल के एक्सिस पे पोटेंशियल निकाल लिया, डायपोल के इक्वेटर पे पोटेंशियल निकाल लिया और जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लिया। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो इलेक्ट्रोस्टैटिक, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आए इस पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसकी बातें हो रही हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली चीज ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज की नहीं निकलेगी। एक चार्ज हो तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकलेगी, ये निकलती है सिस्टम ऑफ चार्जेस की, खूब सारे चार्जेस की, कम से कम 2 चार्ज तो हो। तो सबसे पहले किसकी, ये याद रखो, ये किसके लिए डिफाइन है, फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। ये किसके लिए डिफाइंड है, फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। सिंगल चार्ज के लिए ये डिफाइंड नहीं है। फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके लिए डिफाइंड है बेटा, फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब हम बिल्कुल सरल भाषा में इसे समझेंगे। मेरे पास खूब सारे चार्ज हैं और दूर दूर रखें, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ। मैं इन सारे चार्जेस को लाऊंगा पास पास और एक सिस्टम बनाऊंगा जैसे कोई स्कूल है, उसमें कोई बच्चा किधर से आता है, कोई किधर से, कोई किधर से, कोई किधर से, और सब आके क्लासरूम में बैठते हैं। तो यही हमें करना है। हमें खूब सारे चार्जेस लेना है, उन्हें कहाँ से चलाना है, इन्फिनिटी से चलाना है, और क्या करना है, एक सिस्टम फॉर्म करना है। खूब सारे चार्जेस लेना है, उन्हें कहाँ से चलाना है, इन्फिनिटी से चलाना है, और क्या करना है, एक सिस्टम को फॉर्म करना है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो भी वर्क हुआ वो ही कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इस पूरी प्रक्रिया में जो भी काम हुआ वो ही कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर से समझते हैं। हमारे पास खूब सारे चार्जेस हैं, इन्हें हम इन्फिनिटी से चलाएंगे। कहाँ से चलाएंगे, इन्फिनिटी से। और क्या करेंगे, एक सिस्टम फॉर्म करेंगे, उन्हें पास लाएंगे और एक सिस्टम फॉर्म करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में हमें जो भी वर्क करना पड़ेगा, जो भी काम करना पड़ेगा, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? बहुत ध्यान से डिफाइन तो मैं कर रहा हूं, याद रखिएगा, फिर स्ट्रेट फॉर्मूला याद रखिएगा। तो लिखो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ये सिस्टम की निकलती है बेटा, ध्यान रखना। ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज द वर्क डन, ये वर्क के बराबर होती है, टू असेंबल these system of charges by bringing them in, by bringing them in from इनफाइनाइट डिस्टेंस। कहाँ से लाना है सारे चार्जेस को, इनफाइनाइट डिस्टेंस से। जैसे आप ही बेटा, आपका ग्रुप स्कूल में इकट्ठा होता है, तो कहाँ से कौन आता है, कहीं से भी कोई आता है ना। ये डेफिनेशन है बेटा। अब इसका फॉर्मूला मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा आपको। डेफिनेशन पहले थोड़ा सा ध्यान रखो। ये सबसे पहले तो ध्यान रखो कि ये सिंगल चार्ज की नहीं निकलेगी, ये किसकी निकलेगी, सिस्टम ऑफ चार्जेस की निकलेगी। तो हमें खूब सारे चार्ज लेना है, उन्हें इन्फिनिटी पर रखना है और पास लाके एक सिस्टम फॉर्म करना है। उन्हें इन्फिनिटी से लास्ट पास लाना है और एक सिस्टम फॉर्म करना है। तो इस प्रक्रिया में जो भी वर्क होगा, जो भी काम होगा, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इस प्रक्रिया में जो भी वर्क होगा, जो भी काम होगा, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एक बार पढ़ लीजिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी
of a system of point charges is the work done to assemble these system of charges by bringing them in from infinite distance. The electrostatic potential energy, याद रहेगा, of a system of point charges is the work done to assemble these system of charges by bringing them in from infinite distance. क्लियर है? अब चलिए इसके फॉर्मूले लिखें। तो सबसे आसान केस क्या होगा? दो चार्जों का। ये मान लो एक चार्ज है, ये आर के डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज है ना। एक सिस्टम बनाना है तो सबसे आसान सिस्टम क्या हुआ कि दो लोग हों, उससे टफ तीन लोग हों, उससे टफ चार लोग हों, उससे टफ पांच लोग हों। तो दो से स्टार्ट करके लिखो, फॉर सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, फॉर सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। एनर्जी को हम यू से लिखेंगे क्योंकि ई फिक्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। एनर्जी को हम यू से लिखेंगे क्योंकि बड़ा ई फिक्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो अगर दो चार्ज हों तो दो चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर। दो चार्जों की एनर्जी कितनी होती है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर। और सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस की एनर्जी कितनी होती है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर। और सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस की एनर्जी कितनी होती है बेटा? बोलेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर। याद रहेगा, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। दोनों चार्ज ले लो, अपॉन आर कर दो, 1/ε0 तो है। अब लिखिए फॉर सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, फॉर सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। अब मैंने दो की बजाय 3 चार्ज ले लिए, तो कितनी एनर्जी होगी? चलिए फिगर बनाएं। ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस R1, Q2 Q3 का R2, Q3 Q1 का R3। ये हो गया 3 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम। अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, है ना? कम से कम तो हमें दो लोग रखना है, तो दो लोग हमने रख के बातें कर ली। अब और आगे बढ़े तो 3 लोग की बातें हो रही हैं। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है, इसमें 3 चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3। Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस है R1, Q2 Q3 के बीच का डिस्टेंस है R2 और Q3 Q1 के बीच का डिस्टेंस है R3। और उस पूरे सिस्टम की मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो बड़ा आसान सा रूल है बेटा, दो दो के पेयर बना लो। जैसे टोटल एनर्जी निकालना है तो 1 और 2 की एनर्जी प्लस 2 और 3 की एनर्जी प्लस 3 और 1 की एनर्जी। कैसे निकलेगी इस पूरे सिस्टम की एनर्जी बेटा? बोलेंगे 1 और 2 की एनर्जी प्लस 2 और 3 की एनर्जी प्लस 3 और 1 की एनर्जी। 1 और 2 की एनर्जी प्लस 2 और 3 की एनर्जी प्लस 3 और 1 की एनर्जी। तो करना क्या है, ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला बार बार लगाना है। तो 1/4πε0 तो कॉमन ले लो, वो तो सब में आएगा। अब ब्रैकेट में देखो, पहले इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो ब्रैकेट में आएगा Q1 Q2 बाय R1। फिर इन दोनों की बात कर रहे हैं तो Q2 Q3 बाय R2। फिर इन दोनों की बात कर रहे हैं Q3 Q1 बाय R3। तो ये होगी 3 चार्ज अगर हैं तो पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये होगी पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देख लो कैसे, 1/4πε0 बाहर, Q1 Q2 बाय R1, Q2 Q3 बाय R2, Q3 Q1 बाय R3। 1/4πε0 बाहर, Q1 Q2 बाय R1 प्लस Q2 Q3 बाय R2 प्लस Q3 Q1 बाय R3। क्लियर है बेटा? तो इस तरह का ध्यान रखिएगा
कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियली। 4 चार्जेस हैं तो भी आपको यही बात करना है, 2 2 के पेयर बनाना है और जितने भी पेयर बन सकते हैं सबकी एनर्जी निकाल के जोड़ देना है। क्लियर है? 3 लोग हों तो क्या किया, Q1 Q2 की बात की, Q2 Q3 की बात की और Q3 Q1 की बात की। तो ये आपका कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल बनेंगे इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप सबको सब समझ में आ रहा होगा। अगली हेडिंग, पिछले लेसन में हमने बात की थी ई की, ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस लेसन में हम बात कर रहे हैं वी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। ई कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वी कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ई क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वी क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ई क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वी क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन क्या होता है, ध्यान से देखिए। अब वो रिलेशन क्या होता है, ध्यान से देखिए। डिराइव तो हमें करना नहीं है, सिर्फ याद रखना है ई बराबर होता है माइनस में डी वी बाई डी एक्स या डी आर। डी आर से लिख देता हूँ क्योंकि अभी तक जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं डिस्टेंस को आर से ही लिखा है। ई बराबर होता है माइनस में डी वी बाई डी आर। ई बराबर होता है बेटा, बोलेंगे माइनस में डी वी बाई डी आर। ई बराबर होता है माइनस में डी वी बाई डी आर। ई बराबर होता है माइनस में डी वी बाई डी आर। ई बराबर होता है माइनस में डी वी बाई डी आर। इसको वर्ड्स में क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनना। किसी भी चीज़ को बेटा यदि डिस्टेंस से डिवाइड करें तो निकलता है ग्रेडियंट। यहाँ मैं साइड में कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ। कोई भी चीज़ हो बेटा, अगर अपॉन डिस्टेंस कर दें, किसी भी चीज़ को यदि डिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो निकलता है ग्रेडियंट। याद रखना, किसी भी चीज़ को। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ऐसे लिख दो 1 अपॉन डिस्टेंस कहीं लिखा हो बेटा, कोई भी x कोई क्वांटिटी है, उसको यदि मैं डिस्टेंस से डिवाइड कर दूं तो क्या निकलता है, ग्रेडियंट। और अगर x कोई क्वांटिटी है उसे मैं डिस्टेंस से इनटू कर दूं तो निकलता है मोमेंट। कोई भी क्वांटिटी हो, यदि उसको जैसे x इंटू एफ इंटू आर तो कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना। किसी भी चीज़ को यदि दूरी से इनटू करें तो निकलता है मोमेंट, और डिस्टेंस से डिवाइड करें तो निकलता है ग्रेडियंट। किसी भी चीज़ को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें तो निकलता है मोमेंट, और किसी भी चीज़ को यदि डिस्टेंस से डिवाइड करें तो निकलता है ग्रेडियंट। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नेगेटिव, दिख ही रहा होगा, पोटेंशियल ऊपर भी है और इसे डिस्टेंस से डिवाइड किया जा रहा है तो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। माइनस में डी वी बाई डी आर को क्या लिखेंगे बेटा, हम बोलेंगे नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे बेटा, बोलेंगे नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है। क्या डेफिनेशन होती है, वर्ड्स में लिख रहा हूं, दैट इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Negative potential gradient is called electric field intensity। याद करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये होता है ई और वी में रिलेशन। नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये होता है ई और वी में रिलेशन। नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, वी को डिवाइड किया जा रहा है डिस्टेंस से। साइड में मैंने बताया कि किसी भी चीज़ को डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो ग्रेडियंट निकलता है। तो यहाँ पोटेंशियल को डिस्टेंस से डिवाइड किया जा रहा है तो क्या निकलेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और नेगेटिव साइन भी लगा हुआ है
तो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या लिखा बेटा हमने, बोलेंगे नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या लिखेंगे हम बेटा, बोलेंगे नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या लिखा बेटा हमने, बोलेंगे नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण हम ई निकाल चुके हैं। पहले ई की बात करें। ई याद करो, बाहर कितना आया था, 1/4πε0 Q/r²। सरफेस पे कितना आया था, 1। ई की बातें हो रही हैं, ये नोट नहीं करना है, ये तो रिवीजन है। Q/r²। और अंदर कितना आया था, इनसाइड कितना आया था, 0। ये शेल का था बेटा, इसका ग्राफ कैसा आया था, हर चीज याद रहनी चाहिए आपको। यहाँ से यहाँ, फिर ऐसा ब्रेक लेके यहाँ से ऐसा नॉन लीनियर डिक्रीज हो रही थी, ये डॉटेड से बना सकते हो। कुछ इस तरह का था, लेकिन ये ई की बातें हैं। बाहर ई कितना आया था, 1/4πε0 Q/r²। सरफेस पे ई कितना आया था, 1/4πε0 Q/r², याद आए तो। और अंदर ई कितना आया था, 0। अब मुझे बताओ v कितना आएगा, तो ये Q/r हो जाएगा, है ना, ई की जगह v। बाहर सरफेस पे v कितना आएगा, Q/r में पता है ई और v में क्या रिलेशन होता है, r² कर दो तो ई निकलता है, और केवल r करो तो v निकलता है। अंदर का रिजल्ट बदल जाएगा। अंदर शेल के इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होता। अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, ध्यान से सुनना। मान लो सरफेस पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो अंदर किसी भी पॉइंट की बात करोगे इंक्लूडिंग सेंटर, तो पोटेंशियल आएगा 10 वोल्ट। अंदर किसी भी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है, सरफेस के पोटेंशियल के बराबर। अभी ई के फॉर्मूले लिखे थे, इसे v में कैसे बदलना है, बोलो। बाहर v कितना आएगा, 1/4πε0 Q/r। सरफेस पे v कितना आएगा, 1/4πε0 Q/R। और अंदर v कितना आएगा, ई तो 0 होता है अंदर, लेकिन v 0 नहीं होता। v कितना होता है, जितना सरफेस पे v है उतना ही अंदर v रहेगा, सेंटर पे भी उतना ही रहेगा जितना सरफेस पे है। ये लिखना है और ग्राफ बनाना है। फिर चलिए, मैंने पुराने फॉर्मूले भी रिवाइज करा है और आगे भी करना है। अब हमें क्या ले लिया मैंने, चार्ज शेल, और कितनी जगह में पोटेंशियल निकालना चाह रहा हूँ, 3 जगह। एक चार्ज शेल ले लिए मैंने, और कितनी जगह में पोटेंशियल निकालना चाह रहा हूँ, 3 जगह। 3 कौन कौन सी जगह, ध्यान से सुनना। एक बार मैं पॉइंट ले लूँगा बाहर r के डिस्टेंस पे, एक बार मैं पॉइंट ले लूँगा सरफेस पर, और एक बार मैं पॉइंट ले लूँगा अंदर। तीनों जगह मुझे v निकालना है। कितना कितना आएगा मैं पहले ही समझा चुका हूँ। पहली बार में v कहाँ निकालूंगा, पहली बार में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ निकालूंगा, r के डिस्टेंस पे। अच्छा, किसी भी शेल को चार्ज देते हैं तो पूरा चार्ज कहाँ फैला रहता है, सरफेस पे। तो ये तो वही पुरानी थ्योरी है। सीधा सीधा हम समझे कि हमें काम क्या करना है। हमें 3 जगह पोटेंशियल निकालना है, बाहर, सरफेस पर और अंदर। हमें 3 जगह पोटेंशियल निकालना है, बाहर, सरफेस पर और अंदर। बाहर कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल r के डिस्टेंस पे, फिर सरफेस पर और फिर अंदर। चलिए रिजल्ट लिखें। लिखने से पहले ही हमें पता है हम क्या लिखने जा रहे हैं। ए नंबर, आउटसाइड द शेल the electric potential is given by बाहर कितना आएगा, 1/4πε0 Q/r। अगर आपने r² कर दिया तो e निकल आएगा, लेकिन हम तो v निकाल रहे हैं, सिर्फ Q/r।
शेल के बाहर पोटेंशियल कितना आएगा? 1/4πε0 Q/r। शेल के बाहर पोटेंशियल कितना आएगा? 1/4πε0 Q/r। बी नंबर डाल के लिखो, ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज शेल, EP is given by, EP यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कितना बेटा? 1/4πε0 Q/r। सरफेस पे E लिख दिया मैंने, E नहीं V। सरफेस पे V कितना आएगा? 1/4πε0 Q/r। और अंदर V कितना आएगा? अंदर V कितना आएगा? E कितना था अंदर? 0, लेकिन V 0 नहीं होगा। अंदर E कितना था? 0, लेकिन V 0 नहीं होगा। V कितना होगा? अभी ग्राफ छोड़िए, V कितना होगा? चलिए यहीं लिख दे रहा हूँ, जितना कि सरफेस पर V है। याद रखना, E तो 0 होता है और V कितना होता है? जितना सरफेस पे V है। तो तीसरा और आखिरी नंबर डाल के EP यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द शेल, इनसाइड निकाल रहे हैं हम, इज सेम एज, याद रखो, सरफेस पोटेंशियल। अंदर किसी भी पॉइंट पे V कितना होगा? अंदर किसी भी पॉइंट पे V कितना होगा? जितना सरफेस पे है। अंदर किसी भी पॉइंट पर V कितना होगा? जितना सरफेस पर है। अंदर किसी भी पॉइंट पर V कितना होगा? जितना सरफेस पर है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? ग्राफ बना हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा गोला भी बना लो। ये मान लो कोई शेल है, तो इसके सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा और बाहर निकलने पे नॉन लीनियरली कम होगा। कहाँ से कहाँ तक सेम रहेगा बेटा? बोलेंगे सेंटर टू सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, बाहर निकलने पे नॉन लीनियर डिक्रीज है। सेंटर टू सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, इस एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया है, इस एक्सिस पे हमने पोटेंशियल लिया है। ई का ग्राफ कैसा था? याद करो कि यहाँ से यहाँ तक पहले बॉटम था, फिर ऐसा था। ये वी का ग्राफ है, कहाँ से कहाँ तक पोटेंशियल सेम है, दिख रहा होगा ग्राफ में। सेंटर टू सरफेस पोटेंशियल सेम है। ये कोई चार्ज शेल है ना, इसकी सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है। सेंटर से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है और बाहर निकलने पे नॉन यूनिफॉर्मली कम हो रहा है। सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, याद रखिएगा, और बाहर निकलने पे नॉन यूनिफॉर्मली कम हो रहा है। सेंटर टू सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है और बाहर निकलने पे नॉन यूनिफॉर्मली कम हो रहा है। नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स। जैसा कि फिगर में दिख रहा है, मेरे पास दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं। ये जो अंदर वाला स्फीयर है, ये जो अंदर वाला स्फीयर है, इसका रेडियस दिख रहा होगा r1 और इस पे चार्ज है q1 और इसके सरफेस पे पोटेंशियल है v1। और ये जो बड़ा वाला गोला है, इस पे चार्ज है q2 और इसका रेडियस है r2, दिख रहा होगा फिगर में, और इसकी सरफेस पे पोटेंशियल है v2। v1 क्या है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ इनर स्फीयर, दिख रहा हो तो। और v2 क्या है? पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर।
तो इस V1 और V2 की वैल्यू आपसे कहते हैं बताइए कितनी कितनी होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं V1 की। V1 की वैल्यू कितनी होगी ध्यान से मुझे बताओ। मुझे अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो पेन बदलना पड़ेगा मुझे इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो यहाँ दो पोटेंशियल काम करेंगे। एक तो बेटा इसका खुद का पोटेंशियल होगा, इस पे चार्ज है Q1, रेडियस है R1, तो V1 हो जाएगा, दिख रहा हो तो 1/4πε0 Q1 बाय R1, है ना। इसके सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है तो Q1 बाय R1। और एक ये जो पॉइंट हमने लिया है ये बड़े स्फीयर के अंदर है। ये जो पॉइंट हमने लिया है यहाँ पर ये बड़े स्फीयर के अंदर है। बड़े स्फीयर की बात करो तो अंदर कितना पोटेंशियल होता है, अभी पढ़ के आ रहे हैं कि जितना कि सरफेस पे होता है। तो बड़े स्फीयर के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा तो यहाँ भी उतना ही पोटेंशियल होगा। तो प्लस क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q2 बाय R2। समझ लो क्यों, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो एक होगा खुद के कारण, एक होगा दूसरे के कारण। तो खुद के कारण कितना होगा 1/4πε0 Q1 बाय R1, ये कंसेंट्रिक स्फीयर्स के अक्सर सवाल बनते हैं, प्लस 1/4πε0 एक दूसरे के कारण। इसका बेटा यहाँ पर जितना पोटेंशियल है उतना ही अंदर होगा तो प्लस Q2 बाय R2, दिख रहा है। तो 1/4πε0 कॉमन ले लो, Q1 बाय R1, R बड़े R से लिखा है, Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2। अच्छा मुझे बताओ V2 की वैल्यू क्या होगी। V2 यानी अब हमें पॉइंट यहाँ लेना है, तो यहाँ लेना है तो क्या होगा, एक होगा बेटा चार्ज Q1 के कारण, तो ये पॉइंट सेंटर से कितने डिस्टेंस पे R2, और एक होगा खुद के कारण। तो V2 की वैल्यू होगी 1/4πε0 Q1 बाय, अब ये बेटा हम निकाल रहे हैं कि ये छोटे गोले के कारण ये बाहर वाले पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, तो Q1 बाय R2 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है सेंटर से कितने डिस्टेंस पे R2 के, वो प्लस एक होगा खुद के कारण, तो 1/4πε0 Q2 बाय R2। खुद के कारण सरफेस पे कितना होगा 1/4πε0 Q2 बाय R2। तो इस बार कॉमन क्या आएगा 1/4πε0 ही अगर हम कॉमन लें तो R2 भी आ सकता है, लेकिन उससे रिजल्ट अच्छा नहीं दिखेगा। तो Q1 बाय R2 प्लस Q2 बाय R2, यानी Q1 प्लस Q2 बाय R2। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से कीजिएगा। अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, एक खुद के कारण, एक बाहर वाले गोले के कारण, और बाहर वाले गोले की सरफेस पे कोई पॉइंट ले लिया उसका पोटेंशियल कितना होगा, एक अंदर वाले गोले के कारण जो R2 के डिस्टेंस पर है, और एक खुद के कारण। तो ये इनर सरफेस की, इनर स्फीयर की सरफेस पे कुछ इतना पोटेंशियल होगा, इसे हमने V1 से लिखा, और आउटर स्फीयर की सरफेस पे कुछ इतना पोटेंशियल होगा। इनर स्फीयर की सरफेस पे कुछ इतना पोटेंशियल होगा और आउटर स्फीयर की सरफेस पे कुछ इतना पोटेंशियल होगा। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। तो ये हमने किया कंसेंट्रिक स्फीयर्स के कारण पोटेंशियल, ये हमने किया कंसेंट्रिक स्फीयर्स के कारण पोटेंशियल, ये हमने किया कंसेंट्रिक स्फीयर्स के कारण पोटेंशियल। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से नोट्स बनाना, बहुत सिस्टमेटिक वे में आपको सारा कुछ बताया जा रहा है। इतना मटेरियल आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगली हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी सब की बात करेंगे बेटा जिसमें हमने गॉस थ्योरम की बात की थी। गॉस थ्योरम में पहले हमने शेल की बात की थी, फिर स्फीयर की बात की थी, फिर लाइन चार्ज की बात की थी, फिर शीट ऑफ चार्ज की बात की थी, फिर रिंग की बात की थी, फिर डिस्क की बात की थी। तो अगर सिस्टमेटिक नोट्स बनाना है तो पोटेंशियल में भी हम उन्हीं की बात करेंगे। शेल की बात करेंगे, शेल की बात हम कर चुके हैं, फिर सॉलिड स्फीयर लेंगे, फिर लाइन चार्ज लेंगे, फिर शीट ऑफ चार्ज लेंगे, फिर रिंग लेंगे, फिर डिस्क लेंगे, है ना। रिंग तक तो ठीक है, डिस्क अभी तक नहीं आया है। डिस्क का कोई सवाल पोटेंशियल में एग्जैक्टली नहीं आया है।
तो चार्ज सॉलिड स्फीयर है बेटा, सॉलिड स्फीयर का को चार्ज करेंगे तो कहाँ जाएगा चार्ज, उसके पूरी वॉल्यूम पे। तो एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल कितना होगा पोटेंशियल, एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल, एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल सब आप जानते हो, शेल नहीं स्फीयर, एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर सेम फॉर्मूला 1/4πε0 Q बाय आर, Q बाय स्मॉल आर, है ना। अच्छा, चाहे खोखला गोला हो चाहे सॉलिड गोला हो, बाहर पोटेंशियल इतना ही आएगा। सेकंड लिखो, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो V2 से लिख देते हैं, तो ये आएगा 1/4πε0 Q बाय कैपिटल आर। ये कहाँ पे पोटेंशियल आ गया सरफेस पे, ये कहाँ पे पोटेंशियल आ गया सरफेस पे, ये कहाँ पे पोटेंशियल आ गया सरफेस पे। तो चाहे शेल हो चाहे स्फीयर हो, सरफेस पे इतना ही पोटेंशियल रहेगा। अब याद करो शेल के अंदर कितना पोटेंशियल होता था, जितना कि सरफेस पे होता है। शेल के अंदर कितना पोटेंशियल होता था, जितना सरफेस पे होता है। पुराने रिजल्ट नहीं भूलना। अब निकाल रहे हैं एट अ पॉइंट इनसाइड द शेल, ये फॉर्मूला बदल जाएगा। अब पहले कितना होता था अंदर पोटेंशियल, सरफेस के बराबर। अब फॉर्मूला है बेटा, एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, शेल में बार बार कह रहा हूं, शेल नहीं स्फीयर, एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। तो ये हमने निकाला, बाहर आया पोटेंशियल इतना, ये हमने निकाला सरफेस पर पोटेंशियल आया इतना। अब हम निकाल रहे हैं कहाँ, अंदर। तो अंदर पोटेंशियल लिखो, V3 से लिख लो 1/4πε0 Q ब्रैकेट में 3r² माइनस r² अपॉन 2r3, 1/4πε0 Q 3r² बड़ा R माइनस छोटा r² अपॉन 2r²। याद करो, थोड़ा सा फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स है। ये छोटा आर बड़ा आर क्या है ये मैं समझा दूं, पहले भी कई बार समझा चुका हूँ। 1/4πε0 Q 3r² माइनस r² अपॉन 2r³ कर दीजिए बेटा, 2r से 2r कट जाएंगे, एक आर नीचे रहना चाहिए, अपॉन 2r³ कौन सा आर, बड़ा आर, 3r² माइनस r² अपॉन 2r³, 3r² माइनस r² अपॉन 2r³ मैं अलग पेन से समझाता हूँ। ये स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है। कैपिटल आर तो आप समझ रहे हो, स्मॉल आर है वो डिस्टेंस जहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है। स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर से छोटा होगा। स्मॉल आर क्या है बेटा, अच्छे से बना दूं, पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस जहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है, ये स्मॉल आर है। याद करो फॉर्मूला, 1/4πε0 Q 3r² माइनस r² स्मॉल r² अपॉन 2r³। ध्यान से सुनना क्या बेटा, अगर मैं r की जगह 0 लिख दूं, स्मॉल r की जगह, अगर मैं स्मॉल r की जगह 0 लिख दूं तो सेंटर पे पोटेंशियल आ जाएगा, रख दो। अगला चौथा पॉइंट लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। सेंटर पे पोटेंशियल कैसे निकलेगा, स्मॉल आर की जगह 0 लिख दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर कैसे निकलेगा, स्मॉल आर की जगह 0 लिख दो। तो 1/4πε0 V4 से लिख देते हैं इसे, 1/4πε0 Q ब्रैकेट में क्या है, 3r² माइनस 0 अपॉन 2r³। तो 3r² छोटे r की जगह 0 लिख दिया अपॉन 2r³। तो 2r से 2r भी कट गए, कितना आ गया दिख रहा हो तो 3/2 और 1/4πε0 Q बाय आर। तो ये तो सरफेस पे पोटेंशियल होता है बेटा,
ये 1/4πε0 Q/r क्या होता है? सरफेस का पोटेंशियल। तो V सेंटर आ गया, V4 को V सेंटर लिख दो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। V4 को V सेंटर लिख दो, V सेंटर निकाल रहे हैं हम। तो V सेंटर कितना आ गया? ये रिजल्ट पूछा गया एग्जाम में, ध्यान से। 3/2 टाइम्स ऑफ V सरफेस। सेंटर पे पोटेंशियल कितना आ गया स्फीयर के कारण? 3/2 टाइम्स ऑफ V सरफेस। तो ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है, जिसमें दो पुरानी हैं, दो नई हैं, फिर ग्राफ को स्टडी करें। चलिए एक बार फिर से शुरू से रिवाइज करें। बाहर पोटेंशियल कितना आएगा? 1/4πε0 Q/ छोटा r। बाहर पोटेंशियल कितना आएगा? 1/4πε0 Q/r। सरफेस पे पोटेंशियल कितना आएगा स्फीयर का? 1/4πε0 Q/R, पुराने फॉर्मूले। अंदर कितना पोटेंशियल आएगा? 1/4πε0 Q, ब्रैकेट में 3r² माइनस r² अपॉन r3, 2r3, 3r² माइनस r² अपॉन 2r3। अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में मैंने छोटे r की जगह 0 लिख दिया। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में मैंने छोटे r की जगह 0 लिख दिया, तो मुझे सेंटर पे पोटेंशियल मिल गया। सेंटर पे कितना पोटेंशियल मिल गया मुझे? सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 गुना। सरफेस पे पोटेंशियल का 3/2 गुना। ये खींचा गया है ग्राफ। हम कहाँ से चलना चालू करेंगे? ध्यान से सुनो। ये ग्राफ कैसा है वो मैं बता रहा हूँ। हम सेंटर से चलना चालू करेंगे और बाहर की तरफ जाएंगे, तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना? ग्राफ आएगा कुछ ऐसा। हम कहाँ से चलना चालू कर रहे हैं? सेंटर से चालू कर रहे हैं चलना और बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना है? ये 3/2 टाइम्स ऑफ V सरफेस, तो 3kq/2r। सेंटर पे पोटेंशियल कितना है? 3kq/2r। अच्छा, सरफेस पे कितना है? kq/r। और फिर बाहर निकलने पे कितना है? kq/r। के टर्म में देखो, सेंटर पे कितना है? तो ग्राफ सॉलिड स्फीयर का कुछ इस तरह से आता है। हम कहाँ बैठे हैं? सेंटर पे, और बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो सेंटर पे कितना होगा? 3/2 लिखा हुआ है kq/2r। होप आपको दिखाई दे रहा हो। 3/2, बाकी रिजल्ट तो कर ही लिए। 3/2 kq/r। सरफेस पे कितना है? ये हम सरफेस पे आ गए, ये कैपिटल R लिखा है। सरफेस पे कितना है? kq/r। तो सेंटर से सरफेस तक आने में भी पोटेंशियल कम हुआ, सेंटर टू सरफेस आने में भी पोटेंशियल कम हुआ। सबसे ज़्यादा है सेंटर पे। और फिर जब बाहर निकले तो कितना है? kq/r। मतलब नॉन लीनियर इसमें कमी आएगी। तो कुल मिला के ये है सॉलिड स्फीयर का ग्राफ। कुल मिला के ये है सॉलिड स्फीयर का ग्राफ। कुल मिला के ये है सॉलिड स्फीयर का ग्राफ। याद रहेगा? याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या हो गया? शेल की बात हो गई, सॉलिड स्फीयर की बात हो गई। शेल में पोटेंशियल कैसे आया? सेंटर टू सरफेस कांस्टेंट, और फिर बाहर निकलने पे नॉन लीनियर डिक्रीज। यहाँ कैसे आया? सेंटर पे मैक्सिमम, सरफेस पे kq/r, और बाहर निकलने पे नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज। बहुत 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 ध्यान से नोट्स बनाओ। आपको पता तो हो आपको पढ़ना कितना है। अब ये उतने इम्पोर्टेंट फॉर्मूले नहीं हैं, क्योंकि लेकिन हमने इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है, इसलिए हम इनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिख रहे हैं। याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो छोड़ दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूछी गई है लाइन चार्ज की, आज तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी नहीं आया लाइन चार्ज का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी भी नहीं आया लाइन चार्ज का। हेडिंग डालिए, जस्ट मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। अगर आपको याद हो पाए तो याद कीजिए, नहीं याद हो पाए तो बेशक छोड़ सकते हैं। v लिखिए k लैम्डा लॉग b प्लस रूट में v इज इक्वल टू होता है लाइन चार्ज के कारण k, यानी क्या? 1/4πε0 इंटू लैम्डा। लैम्डा यानी क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी लॉग b प्लस रूट के अंदर
लॉग बेस क्या होता है ई, बी प्लस रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी प्लस रूट के अंदर क्या आ गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन माइनस ए प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये पूरा लॉग के अंदर ही है, ब्रैकेट के अंदर ही है। माइनस ए प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये होता है लाइन चार्ज के कारण, ब्लॉक के साथ बेस क्या चलेगा ई, लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, बस सिमेट्री के लिए हम इसे लिख रहे हैं। सिमेट्री कैसी? क्योंकि हमने लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है, इसलिए हम लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद कर रहे हैं। इसलिए हम लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद कर रहे हैं। हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज। मैं बार बार कह रहा हूं बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये। 1/4πε0 लैम्डा लॉग बी प्लस रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन माइनस ए प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ कौन सी चीज क्या है वो समझा रहा हूं। लैम्डा आप जानते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है ये? चार्ज अपॉन लेंथ। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है? चार्ज अपॉन लेंथ। डी क्या है? डिस्टेंस है पॉइंट का लाइन चार्ज से। ये पी पॉइंट है, हमें पोटेंशियल निकालना है। डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन चार्ज। दिख रहा हो तो डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन चार्ज। डी क्या है यहां पर? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन चार्ज, बल्कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी लिख सकते हो। ये डी यानी सीधा सीधा डिस्टेंस है। डी यानी कौन सा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। ये है डी, लाइन चार्ज का और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। डी क्या है यहाँ पर? लाइन चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ए और बी क्या है देख लो। ए है पॉइंट का लाइन चार्ज के किसी एक कॉर्नर से डिस्टेंस, और बी है पॉइंट चार्ज का पॉइंट का लाइन चार्ज के दूसरे कॉर्नर से डिस्टेंस। दिख रहा है? ए ये है, बी ये है। ए ये, बी है। कह सकते हैं और बी क्या है? कोऑर्डिनेट्स हैं। ए और बी क्या है? कोऑर्डिनेट्स हैं और लाइन चार्ज के, एक्सट्रीम एंड्स ऑफ लाइन चार्ज के। ए एंड बी क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्सट्रीम एंड्स ऑफ लाइन चार्ज। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको याद हो तो ठीक, नहीं याद हो तो ठीक। ये फॉर्मूला पूछा नहीं गया है, लेकिन क्योंकि हमने लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी कितनी, इसलिए हम लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ रहे हैं। ये सिंपल फॉर्मूला था, λ/2πε0r, और ये पूछा भी गया है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का था लाइन चार्ज के। क्या फॉर्मूला था लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड? λ/2πε0r। अब क्योंकि हमने लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है, तो सिमेट्री के लिए आपको लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिखना पड़ेगा। जल्दी से याद करो। 1/4πε0 लैम्डा लॉग ब्रैकेट में क्या? बी प्लस रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन माइनस ए प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मैं बार बार कह रहा हूं, ये फॉर्मूला बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है लाइन चार्ज की, इसलिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ रहे हैं लाइन चार्ज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज। शीट ऑफ चार्ज में हम किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज। लाइन चार्ज में बात होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी की। किसी शीट को चार्ज देंगे तो चार्ज उसके पूरे एरिया में फैलेगा। तो लाइन चार्ज, शीट ऑफ चार्ज की बात होती है, तो बात होती है सिग्मा की। हेडिंग डाल लीजिए पहले तो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज। तो शीट ऑफ चार्ज में बात होती है सिग्मा की। सिग्मा यानी क्या?
सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा को क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये होता है चार्ज अपॉन एरिया। शीट को चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ फैलेगा? पूरे एरिया पे फैलेगा, Q बाय ए। सिग्मा कैसे कहते हैं बेटा? हम बोलेंगे Q बाय ए। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो शीट ऑफ चार्ज की कितनी आती थी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पुराना फॉर्मूला है, ये हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी बेटा? बोलेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कितने डिस्टेंस पे निकालना है? मान लो आर के डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे निकालना है? मान लो आर के डिस्टेंस पे। ये शीट है, इससे आर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ओ है और हमें क्या निकालना है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। शीट दिख रही होगी, शीट से आर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है ओ, और ओ पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आएगा वी नॉट माइनस सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वी कितना आएगा? वी एट पॉइंट ओ। वी एट पॉइंट पी कर दो, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। वी एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा? वी नॉट माइनस सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वी नॉट यहाँ पर क्या है? वी की मैक्सिमम वैल्यू जो सरफेस पर होगी, यानी वी नॉट कह सकते हो क्या है? सरफेस पोटेंशियल है। वी नॉट यहाँ पर क्या है? सरफेस पोटेंशियल है। वी नॉट यहाँ पर क्या है? सरफेस पोटेंशियल है। तो क्या होता है? फॉर्मूला याद करो, वी नॉट माइनस सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आज तक नहीं पूछा गया है। आपको शीट से कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की तो जरूरत पड़ेगी, शीट के कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फॉर्मूला पूछा गया है, ये फॉर्मूला नहीं। आपको याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं याद हो जाए तो आप बेहिचक इसे छोड़ सकते हैं। शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जल्दी याद करो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बेटा? बोलेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और शीट के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? वी नॉट माइनस सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पर क्या कहलाता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या चीज होती है ये? चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा यहाँ पर क्या कहलाता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या चीज होती है बेटा? बोलेंगे चार्ज अपॉन एरिया। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगली हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग। हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग। ये चार्ज रिंग है, इसका रेडियस कितना है? आर। एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी, पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इस डिस्टेंस को मैंने नाम दिया स्मॉल आर, जो कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस डिस्टेंस को मैंने नाम दिया स्मॉल आर, और स्मॉल आर कितना हो जाएगा बेटा? बोलेंगे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्मॉल आर कितना हो जाएगा? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिगर समझ लीजिए, ये रिंग ऐसी है, ऐसे चार्ज फ्लो हो रहा है, और इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। पॉइंट कहाँ है? एक्सिस पर है। पॉइंट कहाँ है बेटा? बोलेंगे एक्सिस पर है। तो ये कैपिटल आर रेडियस ऑफ रिंग, एक्स डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम में लगाऊंगा तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए, इसमें तो आराम है, इसमें फॉर्मूला आपको एक्स्ट्रा याद नहीं रखना है, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वही लगेगा। 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्मॉल आर। 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्मॉल आर। अब आप चाहो तो स्मॉल आर की वैल्यू डाल दो।
1/4πε0, नया फॉर्मूला नहीं आया बेटा, Q/√r² प्लस x²। तो रिंग के कारण इतना पोटेंशियल होता है x डिस्टेंस पे, रिंग के कारण इतना पोटेंशियल होता है x डिस्टेंस पे। अच्छी बात क्या रही, कोई नया फॉर्मूला नहीं आया रिंग का। अच्छी बात क्या रही, रिंग का कोई नया फॉर्मूला नहीं, पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला ही आप लगा दो। क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, 1/4πε0 Q/r। क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, 1/4πε0 Q/r। तो स्मॉल r की जगह क्या लिख दो, √r² प्लस x²। तो रिंग में कोई नया काम नहीं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सेगमेंट ऑफ रिंग। जो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में बातें की थी वही बातें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कर रहे हैं। इससे नोट्स में सिमेट्री बनी रहेगी। रिंग के बाद हमने सेगमेंट ऑफ रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, इसी तरह यहाँ भी रिंग के बाद सेगमेंट ऑफ रिंग के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो। रिंग के कारण पोटेंशियल के बाद सेगमेंट ऑफ रिंग के कारण पोटेंशियल निकालो। तो ये होता है 1/4πε0 इंटू लैम्डा इंटू थीटा। वन बाय 4πε0 इंटू लैम्डा थीटा। ये सेगमेंट, ये रिंग है, बल्कि रिंग का एक सेगमेंट है। इसके कारण हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। ये कोई पॉइंट P है, P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। यहाँ से यहाँ तक को हमने नाम दिया R, और ये रिंग की लेंथ हम मान लेते हैं L। जो रिंग का हमने सेगमेंट लिया है, कितना बड़ा सेगमेंट है, L लेंथ का सेगमेंट है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 लैम्डा थीटा। लैम्डा क्या होता है याद करो, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज अपॉन लेंथ। और एंगल क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। तो लैम्डा को यदि हटाना हो तो लैम्डा कैसे हटेगा, चार्ज अपॉन लेंथ से। लैम्डा कैसे हटेगा, चार्ज अपॉन लेंथ से अगर हटाना हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। और एंगल कैसे हटेगा अगर हटाना हो तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। एंगल यानी थीटा, एंगल के सामने वाला आर्क कहलाता है यानी एल, और रेडियस यानी आर। अगर आपको हटाना हो तो थीटा ऐसे हटेगा, लैम्डा ऐसे हटेगा। फॉर्मूला क्या है सेगमेंट ऑफ रिंग का, 1/4πε0 लैम्डा थीटा। ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ सिमेट्री बनी रहे इसलिए हम इस फॉर्मूले को स्टडी कर रहे हैं। अभी तक ये सेगमेंट ऑफ रिंग की बातें नीट में नहीं हुई हैं। याद कीजिए फॉर्मूला 1/4πε0 लैम्डा थीटा। 1/4πε0 लैम्डा थीटा। लैम्डा यानी क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज अपॉन लेंथ। और थीटा को हटाना है तो फॉर्मूला लगाओ एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। थीटा को हटाना है तो फॉर्मूला लगाओ एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। एंगल दिख रहा होगा थीटा, एंगल के सामने होता है आर्क, आर्क हो गई एल, और रेडियस तो है ही आर। नोट कीजिए 1/4πε0 लैम्डा थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क। ये सारी चीजें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ी हैं, एक कंटिन्यूटी बनी रहे हमारे नोट्स में, इसीलिए हमने सबके पोटेंशियल भी पढ़े। हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क। ये होता है डिस्क में कहाँ जाएगा चार्ज, कोई भी डिस्क है उसको चार्ज दोगे तो कहाँ जाएगा, उसके पूरे एरिया में फैलेगा। तो डिस्क के केस में भी किसकी बात होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की। डिस्क के केस में भी किसकी बात होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की। डिस्क के केस में भी किसकी बातें होंगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो सिग्मा, सिग्मा की बात होगी इसमें भी। सिग्मा क्या कहलाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है, चार्ज
अपॉन एरिया। तो डिस्क से, ये डिस्क है, एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, और P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। डिस्क से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, और P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। डिस्क से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, और P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। डिस्क के रेडियस को R से लिख दो कैपिटल R, और ये स्मॉल r मान लो, तो स्मॉल r कितना हो जाएगा? रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्मॉल r कितना हो जाएगा? रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिगर बना लीजिए, ये P पॉइंट है, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। डिस्क का रेडियस मैंने कितना मान लिया? R। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है। ये एक्स डिस्टेंस पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। ये डिस्टेंस को मैंने स्मॉल r नाम दिया, तो स्मॉल r कितना हो जाएगा? रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डिस्क पे चार्ज कहाँ फैलेगा? पूरे सरफेस पर फैलेगा, पूरे एरिया में फैलेगा एग्जैक्टली। तो बात की सरफेस चार्ज डेंसिटी की, यानी चार्ज बाय एरिया। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में स्मॉल r माइनस एक्स, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में लिखो स्मॉल r माइनस एक्स। अब मुझे बताओ स्मॉल r की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल r की जगह लिख सकता हूं मैं रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये फॉर्मूला होता है डिस्क का एक्स डिस्टेंस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो। ये सारा कुछ नीट में कम पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, लेकिन क्योंकि हम इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं तो हमें इतने ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने पड़ेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट R माइनस एक्स, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r माइनस एक्स, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r माइनस एक्स, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r माइनस एक्स। R की जगह R की वैल्यू डाल दी, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, थ्योरेटिकल। इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, प्योर थ्योरी। इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो कहलाती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्विपोटेंशियल पे सरफेस पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at every point on the surface is same. Electric potential at every point on the surface is same. यानी जैसे ये कोई चार्ज है Q और ये डिस्टेंस है R, तो इस R को डिस्टेंस मान के हमने एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया। इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो कितना आएगा? 1/4πε0 Q बाय कैपिटल R। हर पॉइंट पे, यहाँ 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 कहीं भी निकालूंगा तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा? 1/4πε0 Q बाय कैपिटल R। तो इस सरफेस को मैं कहूँगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। एक चार्ज Q है, उसके चारों तरफ अगर मैं एक स्फीयर ड्रॉ करूं और उसके किसी भी पॉइंट पे मैं पोटेंशियल निकालूं तो कितना आएगा? 1/4πε0 Q बाय R। तो इस सरफेस को मैं कहूँगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस सरफेस को मैं कहूँगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको जाना है तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत बार पूछी जाएगी। प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। पहला है नो वर्क इज रिक्वायर्ड, नो वर्क इज रिक्वायर्ड इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, कोई भी नाम दे दो Q या Q नॉट,
ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। होता क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V1 माइनस V2 इज वर्क बाय चार्ज, है ना। V1 माइनस V2 क्या होता है, वर्क बाय चार्ज। अब बात हो रही है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तो V1 भी V है, V2 भी V है, बराबर वर्क बाय चार्ज। तो ये जीरो आ जाएगा, चार्ज भी जीरो से इनटू हो जाएगा, तो वर्क जीरो आ जाएगा। कुल मिला के ये पॉइंट याद रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमें जाना हो तो कोई काम नहीं करना पड़ता। दूसरा पॉइंट ये है कि ये मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये इलेक्ट्रिकल लाइन है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। क्या बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस या सरफेस एंड इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस, एंड इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस are mutually perpendicular, are mutually perpendicular। इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस याद रखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसी होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। आगे लिखो, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस intersect each other, no two equipotential surfaces intersect each other। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को नहीं काटेंगी, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अगला है बेटा, मान लो ये कोई चार्ज रखा है Q, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनी है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो जो चार्ज के पास इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बनाते हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, और जो चार्ज से दूर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। तो क्या लिख रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंडिकेट, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंडिकेट रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग and weak electric fields। Equipotential surfaces indicate regions of strong and weak electric fields। Equipotential surfaces indicate regions of strong and weak electric fields। तो कुल मिला के थ्योरेटिकल है, अक्सर दो तीन सालों में इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक आध थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत ध्यान से इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़िएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऐसी कोई भी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है कहलाती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना हो तो कोई काम नहीं करना पड़ता। इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस इनके परपेंडिकुलर होती हैं। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी नहीं काटती, और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमें बताती हैं रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो ये आपका कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। ये आपका कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का थ्योरेटिकल पार्ट। अब कीजिए इसके न्यूमेरिकल्स।